3 सीटों पर लोकसभा चुनावों के बीच में झारखंड में एक उपचुनाव भी हो रहा है और ये उपचुनाव हो रहा है गांडे विधानसभा पर। और सबसे दिलचस्प बात ये है, गांडे विधानसभा चर्चा में इसलिए आया कि जब हेमंत सरकार थी और हेमंत सरकार संकट में चल रही थी, यानी जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो एक प्लान ए और प्लान बी बनाकर जेएमएम या इंडिया अलायंस चल रहा था कि अगर होता है ऐसा, अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है तो उनकी जगह कौन सीएम होगा या उनकी जगह कौन अगला चेहरा हो सकता है। तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले लिखी जा चुकी थी तमाम पार्टियों के साथ मंथन कर कि वो चेहरा कल्पना सोरेन होंगी। और शायद इसी वजह से ईडी की कार्रवाई के बीच में अचानक सरफराज अहमद गांडे सीट से इस्तीफा दे देते हैं और फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। इस सीट पर यह मुकाबला कल्पना सोरेन के लिए भी काफ़ी अहम होता है जब से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई और जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान कल्पना सोरेन संभाली हुई नजर आ रही हैं जेएमएम के लिए या इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के लिए, जिस तरह से वो प्रचार कर रही हैं, इंडिया गठबंधन की झारखंड में फिलहाल वो स्टार प्रचारक हैं, तो लगातार वो जो दौरा कर रही हैं, जिस तरह उनमें कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, तो ये सीट जीतना भी उनके लिए काफ़ी अहम है। और यहाँ से बीजेपी ने दिलीप वर्मा को टिकट दिया है और कल्पना सोरेन और दिलीप वर्मा के बीच में ये टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इसलिए हम इस सीट पर खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सीट कितना अहम है जेएमएम के लिए जीतना और कितना अहम है कल्पना सोरेन के लिए जीतना और किस तरह का मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। रंजन जी, जो गांडे विधानसभा सीट है काफ़ी चर्चा में रही जब से यहाँ सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और जो कयास लगाए जा रहे थे ठीक वैसे ही कल्पना सोरेन को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन ये सीट क्यों अहम इंडिया गठबंधन के लिए है? देखिए, जो भी गांडे पर चुनाव जीतता है, जो भी कैंडिडेट जीतता है, वो बमुश्किल 6 महीने के लिए ही विधायक रह पाएगा, क्योंकि तब तक फिर अगला विधानसभा चुनाव आ जाएगा। लेकिन बावजूद इसके इस सीट का महत्व राज्य की राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो राज्य की राजनीति पर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि इस सीट पर जो है दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। जेएमएम ने तो इतना जोर लगाया कि खुद कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी ने जो है वो दिलीप कुमार वर्मा को यहाँ से चुनाव मैदान पर उतारा है। तो अगर आप देखिए तो इस सीट पर कब्जा करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। और जब प्रधानमंत्री बिरनी में सभा करने आए थे तब उन्होंने दिलीप कुमार वर्मा के लिए भी वोट की अपील की थी और कहा था कि वो वोट जो है अपना मत जो है लोकसभा में तो जो दे रहे हैं कोडरमा के लिए, अन्नपूर्णा देवी और चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए, तो उन्होंने वोट अपील की ही, साथ ही साथ उन्होंने दिलीप कुमार वर्मा के लिए भी वोट मांगा है। इसके अलावा जो कई स्टार प्रचारक आए वो भी उस एरिया में गए हैं, उसकी तरफ गए हैं और वहाँ पर दिलीप कुमार वर्मा के लिए वोट अपील की है। इन सब के बीच जो है सीता सोरेन की भी सभा लगी है और सीता सोरेन ने भी दिलीप कुमार वर्मा के लिए वोट मांगा है और नाम लिए बगैर भी उन्होंने जो है जेएमएम पर हमला बोला है और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, जिसमें से उन्होंने जो है जो एक ये बात थी कि जब तक कोई नहीं हो जाता उन्हें पैसे देगी राज्य सरकार, वो सवाल भी बेरोजगारी भत्ता वाला भी उठा दिया। इसके अलावा उन्होंने नौकरी की बात की। तो सीता सोरेन तल्ख दिखी अपने बयानों में और उन्होंने जो है मुद्दों पर आधारित जो है अपनी बातें अपनी तरफ से रखने की कोशिश की। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो खुद स्टार प्रचारक हैं। बावजूद इसके जो है सारे जो तमाम बड़े जो स्टार प्रचारक हैं इंडिया गठबंधन के, वो वहाँ पर पहुँचे। चंपई सोरेन वहाँ पर रहे, नॉमिनेशन में भी रहे, फिर सभाएं भी की, कई मंत्री वहाँ पर लगे हुए हैं, ये स्वाभाविक है। तो वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, वो एक तरफ वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि ये सीट जहाँ पर जो भी चुनाव जीतेगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए विधायक रहेगा, फिर भी राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। अगर हम इस सीट की बात करें तो देखिए गांडे में जो है लगभग 3,15,000 से ज़्यादा जो है वो वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष 1,63,000 से ज़्यादा और महिला 1,51,000 से ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ जातीय समीकरण की बात करें तो शेड्यूल कास्ट 11.35%, अगर हम आदिवासी वोटर्स की बात करें तो वो लगभग 20.5%, मुस्लिम्स वोटर्स जो हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 27% के आसपास हैं। महतो वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी है, वो 12 से 13% हैं। यादव मतदाता भी इस क्षेत्र में जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में हैं और राजपूत वोटर्स भी गांडे में ठीक ठाक हैं। तो ये स्थिति है। अब इसमें जब सबने अपनी बात कह दी है तो अब मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ा है, वो किस तरह से वोट करते हैं, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, क्या सोचकर वोट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 20 को उसकी एक झांकी जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हमारे रिपोर्टर्स उस क्षेत्र में रहते हैं तो वो देख पाएंगे। वैसे जो एक्चुअल पिक्चर है वो 4 जून को निकलेगी और उसी दिन पता चलेगा कि किसके पिक्चर सुपरहिट हुए और कौन फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। तो गांडे सीट पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये सीट बहुत अहम कल्पना सोरेन के लिए भी बन जाती है कि वो किस तरह से इस्टेब्लिश होती हैं। और एक बहुत अच्छा वक्त रहा, अच्छा इस सेंस में हम कह सकते हैं रंजन जी कि जब संकट में आए हेमंत सोरेन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फ़ौरन बाद चुनावी माहौल आया, तो वो गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी, बीच में एक सिंपैथी वोट, ये भी क्या फैक्टर दिख रहा है इस बार? देखिए सभी के अपने अपने पक्ष होते हैं। नेचुरली जो कल्पना सोरेन है जेएमए में वो सिंपैथी कार्ड चलना चाहेगा, इस बात की ओर सीता सोरेन ने इशारा भी किया अपने भाषण में। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि भ्रष्टाचार पर बहुत आक्रामक होकर जो है वो बोल रही है और उसका कहना है बीजेपी का, चाहे वो प्रधानमंत्री आए और चाहे कोई भी नेता जाए, चाहे वो स्टार प्रचारक हो ना हो, सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हैं और उनका बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई होगी ही। तो इस तरह की बातें हैं। तो दोनों अपनी अपनी बातें जो है वो मतदाताओं तक दोनों ने पहुंचा दिया है। अब मतदाता इस पर किस तरह से सोचते हैं, उन्हें किन की बातें ज़्यादा अपील करती हैं, कौन उनके दिल के ज़्यादा नज़दीक है, ये चीज़ें तो आपको 4 जून को ही पता चलेंगी। बिल्कुल। चलिए, ये तो सीटों पर हमने चर्चा कर ली, समीकरण जान लिया, लेकिन इस बार जो प्रचार हुए रंजन जी, वो पूरा दमखम पार्टियां लगाती हुई नजर आई, लेकिन इस प्रचार में सोशल मीडिया की कितनी भूमिका दिखी और क्या गांव-गांव तक सोशल मीडिया के रीच से इस बार प्रचार आसान हुआ प्रत्याशियों के लिए? या देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है ना, खास करके सोशल मीडिया आप कहिए, तो ये एक दुधारी तलवार जैसी बात है। तो कई बार होता है कि ये आपके फेवर में काम करता है, कई बार ये आपके विपरीत चला जाता है और ये एक डर जो है वो प्रत्याशियों के लिए भी बना रहता है कि कैसी खबरें चल रही हैं, कौन सी खबर वायरल हुई। क्योंकि आम तौर पर आप देखिए तो इस चुनाव में ऑलमोस्ट जो भी प्रत्याशी हैं, खास करके जो ज़्यादा बड़े प्रत्याशी आप मानकर चलिए, तो सबके पास अपनी एक सोशल मीडिया की टीम भी है और उसके अनुसार आप देखिए कि वो प्रचार कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये एक आसान तरीका है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि सभी के हाथ में आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन होता है। उसमें जो है अब सभी लोग डेटा भरवाते हैं और यूट्यूब पे और बाकी जगहों पर खबरें जो है वहाँ पर उन्हें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलती रहती हैं और इससे वो अपने आप को कांटेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं इन सारी चीज़ों से। तो उसका ये एक फ़ायदा जो है आपको नेताओं को भी होता है कि वो अपनी बात बड़ी सहजता से और बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा लेते हैं थ्रू सोशल मीडिया। वहीं कई बार इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें किसी प्रत्याशी के लिए ऐसी चल जाती हैं, अब पता नहीं वो बात कितनी सही है नहीं है। इन सब बातों पर भी जो कई बार ये सवाल उठते
सुनते हैं कि सोशल मीडिया में कई बार इस तरह की भ्रामक खबरें भी चल जाया करती हैं, तो उसका दुष्प्रभाव भी उस प्रत्याशी के ऊपर पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया भी एक दुधारी तलवार जैसा ही है सभी प्रत्याशियों के लिए। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, लोग कितने समझदार हो गए हैं कि वो उसे देखकर समझ जाएं कि ये खबर भ्रामक है, ये खबर सच्ची है। हालांकि ये मुश्किल है, कई बार जो है लोग अपनी भावनाओं के साथ खबरों को सच्ची या झूठी मानते हैं, ये भी एक चीज़ देखने को मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने से आसानी तो हुई है, लेकिन कई बार ये दुश्वारी का कारण भी बनता है। वाकई तो सोशल मीडिया दोनों तरह से या तो आपके लिए पॉजिटिव प्रचार करेगा या आपके लिए नेगेटिव प्रचार करेगा। तो अब ये किस्मत आपकी कि कौन सा आपके फेवर में है। बहरहाल पूरा जोर लगाया है प्रत्याशियों ने इन चारों सीटों पर। एक विधानसभा उपचुनाव भी है और अब मतदाताओं से ये अपील कि वो अपने घरों से निकलें और रिकॉर्ड वोटिंग करें, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है। और सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन करें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लालच से हटकर अपना वोट कास्ट करें, एक सही प्रत्याशी को चुनें और किसी के बहकावे में ना आएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए लगातार चुनाव आयोग ने कोशिश भी की है, मेहनत भी की है, ज़िला प्रशासन ने, कि लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि वो बूथों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। और देखिए झारखंड में जब जब चुनाव हो रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव, तो मौसम भी मेहरबान रहा है। जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही थी, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, कई जगहों पर का असर दिख रहा है। तो ये भी बहाना अब नहीं चलेगा कि मौसम का रुख ठीक नहीं है या मौसम का सितम है। तो इसलिए निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और 2 दिनों का वक्त है, सोच समझ लें आपका प्रत्याशी कौन होगा और उसे अपने इलाके की कुंजी सौंपे ताकि वो आपके इलाके का विकास कर सके। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।